हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जिस सेट को सॉल्व करेंगे वो है 324 AY वर्ष 2023 का दूसरा सेट। और इसका आज दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर जो 3 है उसके चौथे खंड तक को हल किया है। आज हम यहाँ सवाल नंबर 4 को हल करेंगे और उसके आगे के खंडों को भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो चौथे का जो पहला प्रश्न है उस पे स्टार का निशान लगा हुआ है, मतलब इसे नहीं लगाना है आपको, ये टॉपिक से हटाए गए प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है। और चौथे का दूसरा सवाल, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लगाने का तो तरीका बहुत है इसका। चौथे का दूसरा है, इसमें 2 कंडीशन दिया। पहला तो कहा है कि अंकों का योगफल 6 होना चाहिए और दूसरा कंडीशन कहा है कि कम से कम एक पर 4 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों को लिखते हैं। सबसे पहला लिखते हैं अंकों का योग 6 होने वाली घटनाएं, मतलब ऐसी सारी घटनाओं को हम लिख रहे हैं जिनमें अंकों का योगफल 6 हो जाएगा। तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी, मान लो उन घटनाओं को हम ए कह देते हैं, तो जिनको जोड़ के 6 बनेगा वो होगा 1 5, 1 से 5 हो गया, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है और 5 1 हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है जिसमें जोड़ने पर 6 आएगा, बाकी कोई दूसरा चांस तो नहीं है। अब दूसरा कंडीशन यह है कि कम से कम 1 पे 4 होना चाहिए। तो उन घटनाओं को लिखो, कम से कम 1 पर 4 होने वाली घटनाएं। उन्हें मान लो हम बी से लिखते हैं। तो 1 पे 4 होना चाहिए, ऐसी सारी घटनाएं कौन कौन सी होंगी, जैसे पहले पर 1 हो, दूसरे पर 4 हो, पहले पर 2 दूसरे पर 4, 3 और 4 हो, 4 4, 5 4 और 6 4। इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3, 4 4 तो पलटेंगे तो वही आएगा, 4 5 हो सकता है और 4 6 हो सकता है। ये दूसरी कहानी है कि कम से कम 1 पे अगर 4 आए तो इतनी सारी घटनाएं बनेंगी। और अंकों का योगफल अगर हमें 6 चाहिए 2 पासों को लेके, तो इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं बन सकता है। तो आपका जो प्रायिकता है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। 1 पे 4 होना चाहिए ये भी शर्त है, और जोड़ के 6 होना चाहिए ये भी शर्त है। तो इन दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ है, हमें केवल उन्हीं को लेना है जिसे हम बोलते हैं सशर्त प्रायिकता निकालने वाली शर्तें। तो इन दोनों में जिसमें 4 है वही उठाना। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक ये है और एक ये है, जिसमें कम से कम 1 पर 4 है। और ये इसमें आप देखोगे कि तो सब में 4 है। तो यहाँ टोटल घटनाएं आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे है 2। चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि इसको इंटरसेक्शन के रूप में भी दिखा सकते हो कि ये है NA, यहाँ पे इनकी टोटल तादाद 5 है, ये है NB, इनमें टोटल तादाद है 11। फिर A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हो कि इनकी टोटल तादाद केवल है 2। उसके बाद भी आप चाहे तो सवाल आगे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ हम सिंपल लगाएंगे जो कि दोनों शर्त को मानता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए
कम से कम 1/4 और अंकों का योग 6 होने की सशर्त या साप्रतिबंध भी कह सकते हो प्रायिकता 2/11। यहाँ पे कुल 2 है और टोटल जो संभावनाएं हैं जिसमें सब में 4 है वो है 11 और जोड़ के जो केवल 6 बनेगा इन सब में आप देख सकते हो। केवल इसी को भी आप लेके बना सकते हो। तो इसमें आप देखो यहाँ पे केवल यही 2 लोग हैं, एक 2 4 है और एक उसका उल्टा 4 2, यही दोनों जोड़ के 6 होगा जिसमें एक पे 4 होना चाहिए। तो ये है उसकी सशर्त या साप्रतिबंध प्रायिकता। चाहे तो आप इसको NA NB NA इंटरसेक्शन B के रूप में भी करके लगा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, आप ऐसे ही लगाना। उसके बाद दिखाते हैं आपको दूसरा सवाल। चौथे का तीसरा खंड है ये। रेखा x + 3/2 = y - 5/4 = z + 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। चौथे का तीसरा है। इसमें रेखा का समीकरण यानी एक लाइन है, उसका इक्वेशन है x + 3/2 इक्वल है y - 5/4 और ये है z + 6/2। दोनों z जैसा दिख रहा है, थोड़ा नमूना बदल लेते हैं। ये है, इसका निकालना है सदिश समीकरण। तो सबसे पहले हम इसका मानक रूप लिखते हैं। रेखा x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। अगर मान लो कोई एक ऐसी लाइन है का जो सदिश समीकरण होता है उसे हम r वेक्टर से लिखते हैं और सूत्र होता है उसका xi yj और zk। तो यहाँ रहता है x1 y1 z1 k प्लस लैम्डा ai bj और z k। ये नियम है। अगर आपके पास कोई एक ऐसी लाइन है तो उसका सदिश समीकरण ये होगा x1 i y1 j z1 k प्लस लैम्डा ai bj z k होगा। चाहे तो आप इसे याद कर लो या फिर इसको कर दो बराबर लैम्डा के, x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, z का मान निकाल लो, तीनों जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको रख देनी है। -x1 की जगह पे 3 लिखा हुआ है तो x1 का मतलब -3 हो जाएगा। i -y1 की जगह पे -5 लिखा हुआ है तो y1 का मतलब 5 हो जाएगा। और -z1 की जगह पे 6 है तो z1 का मतलब -6 हो जाएगा। प्लस लैम्डा a की जगह पे 2 लिखा है और b की जगह पे 4 लिखा है और c की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो सारी वैल्यू रख दो। 2i 4j और 2k। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो सदिश समीकरण से तुलना करने पर x1 का मान -3 y1 का मान 5 और z1 का मान -6 और a की वैल्यू 2 b की 4 और c की 2 फिर इस समीकरण में रख दो, जो आएगा उत्तर आएगा। ये हुआ चौथे के तीसरे खंड का जवाब। और उसके बाद एक और सवाल, चौथे का चौथा खंड। अवकल समीकरण दिया हुआ log dy/dx और वैल्यू है 3x + 4y, इसको हल करना है। थोड़ा मोड़ा आगे करते हैं इसको, फिर लगाएंगे, जगह थोड़ा बना लें पहले।
ये चौथे का चौथा खंड, एक समीकरण है log ऑफ dy बाई डी एक्स, वैल्यू है 3x प्लस 4y। इसको हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस log को हटाना है। हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो इसका आधार होता है, जैसे इसका आधार है e, तो इस e के ऊपर इसको पावर बना के लिख दोगे और dy बाई डी एक्स सिंपल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स जो लिखा है e टू दी पावर 3x प्लस 4y, ये लिखा हुआ है। ऐसा कैसे लिखा गया, यहाँ जो इसका बेस है आधार, उसके ऊपर इसे लिख दो तो ये वाला जो टर्म है ये बिना लाग के हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। या फिर लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे जो प्लस की पावर है इसको गुणनफल में बदल दो, लिख दो 3x इंटू ई टू दी पावर 4y। अब x को x की तरफ, y को y की तरफ अगर लिखोगे तो बनेगा 1 ई टू दी पावर 4y इंटू डी वाई इक्वल ई टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। या फिर लिख सकते हो -4y डी वाई और इस पे 3x की पावर dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो तो dy और dx हट जाएगा। समाकलन कर देना e टू दी पावर -4y dy का, इधर समाकलन e टू दी पावर 3x और dx। नियम क्या है, e पे पावर x का समाकलन वही होता है, तो वही जवाब आएगा। और 4y का अवकलन से भाग करेंगे तो आएगा नीचे में माइनस में 4 और यहाँ पे आएगा e टू दी पावर 3x अपान 3 और यहाँ चाहे तो कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे c लगा दिया। अब चाहे तो इन दोनों को एक तरफ लिख लो या तो चाहे सबको एक तरफ लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं -4y अपान -4, तो माइनस में प्लस हो जाएगा बराबर 0। चाहे इसको इसकी तरफ करके बराबर c लिख दो या -c, कोई भी कांस्टेंट आप लगा सकते हो, a b c d x y z कुछ भी जो कि समाकलन स्थिरांक होना चाहिए। तो ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अब लगाएंगे हम इसके आगे का सवाल। पहले हम आपको सवाल दिखा देते हैं। ये सवाल है 5वें का पहला, सिद्ध कीजिए कि संबंध r a, b इस प्रकार से है कि ये एलिमेंट है z क्रॉस z का, और जहाँ पे लिखा है कि a - b 2 से विभाजित है, ऐसा रिलेशन है यहाँ a और b में। तो दिखाइए कि ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे 5वें का पहला, और सवाल में दिया हुआ है जो संबंध है वो है a, b एलिमेंट है z क्रॉस z का, और यहाँ पे जो शर्त है वो ये है कि a - b 2 से विभाजित है। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे जो संबंध R है वो एक तुल्यता संबंध है, यही आपको बताना है। यहाँ z का मतलब पूर्णांक भी है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले आपको दिखाना पड़ता है स्वतुल्य। स्वतुल्य दिखाने का नियम यह है कि आप यहाँ जो लिखा वही यहाँ दोनों को एक लिख दो, या तो दोनों की जगह पे b लिख दो या तो दोनों की जगह पर a लिख दो। अब यहाँ पे लिखा ना z क्रॉस z, तो अगर यहाँ पे a होगा तो जो यहाँ पे बनेगा कोष्ठक में वो बनेगा a और a। अब चूंकि a अगर पूर्णांक है तो दूसरा वाला भी पूर्णांक होगा, चूंकि यहाँ लिखा हुआ z क्रॉस z मतलब पहला वाला पूर्णांक है तो दूसरा भी वही लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य के लिए सबसे पहले r बराबर लिखेंगे a, a, हम b को भी a बना दे रहे हैं। अब लिखेंगे z क्रॉस z और यहाँ पे लिखेंगे a - b, तो b को भी हमने a माना है, तो a - a मतलब 0 होता है और 0 2 से विभाजित है।
0 2 से विभाजित है, दो से विभाजित है, इसलिए यह समतुल्य संबंध है। ये हुआ। चाहे तो आप इतना ना लिख के केवल इतना लिख सकते थे कि 0 2 से विभाजित है। ये कब हुआ? जब हमने b को a से रिप्लेस कर दिया, या फिर a को b से बदल दो, b और b हो जाएगा, b में से b जाएगा 0, 2 से विभाजित। ये हम आपको एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, किताबी भाषा ये नहीं है। वहाँ पे कुछ कठिन कठिन शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है, स्वतुल्य हो गया। अगला हम इस्तेमाल करेंगे सममित संबंध, इसको भी देखेंगे। सममित संबंध का मतलब होता है इनके अक्षरों को आपस में पलट दो। तो जब a को b से, b को a से बदल देंगे तो यहाँ b की जगह पे a आएगा और a की जगह पे b आएगा। तो जब a माइनस b 2 से विभाजित है तो b माइनस a भी 2 से विभाजित होगा, भले माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक पे प्लस माइनस ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे केवल पूर्णांक कहा है। तो अगर a बड़ा होगा या b छोटा हो या b बड़ा हो तो बस होगा नेगेटिव पॉजिटिव, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और चाहे नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव, दो के दोनों पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब, अब की बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा देखो सिंपल लिखते हैं, जब a माइनस b 2 से विभाजित है तो b माइनस a भी 2 से विभाजित होगा। जब a माइनस b 2 से कट रहा है तो b माइनस a भी 2 से कट जाएगा, लिखेंगे। इसलिए r बराबर, चाहे तो यहाँ पे इसको नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए यह सममित संबंध है। ये भी इसको दर्शा रहा है। तीसरा जो होता है, हमें तीसरा प्रूफ करना होता है, तब जाके तुल्यता प्रूफ होती है, जिसे हम बोलते हैं संक्रमक। संक्रमक संबंध ये क्या होता है? ये दो लोगों के बीच रिलेशन दिखाता है, मतलब आपको इसमें एक और तीसरा थर्ड पार्टी लाके जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने ए और बी की बात की है, तो हम यहाँ पे एक अलग सा टर्म लाएंगे, सी नंबर डालेंगे। जैसे हमने यहाँ ए बी लिखा, हम अगला तीसरा सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, कुछ भी। तो जैसे सवाल में दिया हुआ है ए बी के लिए, तो ऐसे ही हम ए बी के बजाय हम इसे बी सी के रूप में मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे संक्रमक में लिख देते हैं, मानते हैं, माना कि b माइनस सी 2 से विभाजित है, हमने ऐसा मान लिया। क्योंकि यहाँ बात ए बी की थी तो हमने बी सी एक कदम आगे पहुँच गए, 2 से विभाजित है, ये हमने माना है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसी में थोड़ा घुमा फिरा के मेहनत करनी है। हम इसी में ए को जोड़ते घटाते हैं, तो इसमें जब हम ए को जोड़ेंगे और ए को घटाएंगे, बाकी चीज़ वैसे का वैसे है। ये भी 2 से विभाजित ही रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में कोई नंबर जोड़ो घटाओ तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको a माइनस सी लिख देते हैं और इसको b माइनस ए लिख देते हैं। a माइनस सी, इसको b माइनस ए या फिर a माइनस बी लिख देते हैं। दो से विभाजित है, यही होगा। अब आपको पहले से पता है, आपने पहले ऊपर प्रूफ किया है कि a माइनस बी 2 से विभाजित था, a माइनस बी 2 से विभाजित था। तो जब ये 2 से विभाजित था तो बचा हुआ हिस्सा भी 2 से विभाजित हो जाएगा। लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी 2 से विभाजित है। यहाँ आपने माना था b माइनस सी और जवाब में क्या आ गया? a माइनस सी 2 से कट रहा है। लिखेंगे इसलिए यह
संक्रमक संबंध है। तो जब यहाँ पे ये स्वतुल्य, सममिति और संक्रमक सब हो गया तो आगे लिख देना, यही लाइन आगे आपको डायरेक्ट लिख देनी है। ये जो यहाँ का सवाल है लिखोगे, इसलिए r बराबर a कामा b एलिमेंट ऑफ z क्रॉस z a माइनस बी की मैग्नीट्यूड 2 से विभाजित है, यह एक तुल्यता संबंध। इतना काम आपको करना है। यहाँ पे हमने कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल एकदम सरल शब्द हैं, उन्हीं के रूप में हमने आपको इन्हें समझाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा खंड। ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है, तो सिद्ध करो ए बी इनवर्स, मतलब पहले ए का बी में गुणा करके उसकी इनवर्स वैल्यू निकालनी है, फिर उसको प्रूफ करना है कि बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर होगा। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हमने सारणिक और आव्यूह में हल किए हुए हैं। ये आव्यूह का ही प्रश्न है, सॉरी। तो ये आव्यूह का जो चैप्टर है आपको वहाँ पे बहुत सारे सवाल इस टाइप के मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इन्हें लगा सकते हैं। हो सकता है सेम टू सेम सवाल भी आपको मिल जाए, क्योंकि प्रश्नावली के सवाल में इस टाइप के बहुत सारे प्रूफ करने के लिए हैं, तो हम इसे यहीं पे छोड़ रहे हैं। 5वें का तीसरा खंड है, y की वैल्यू है cos x पे पावर tan x प्लस x टू दी पावर x, इसका अवकल गुणांक निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको। 5वें का थोड़ा ऊपर लेते हैं कापी। 5वें का तीसरा, थोड़ा इसको सवाल बड़ा है। cos x, इस पूरे के ऊपर पावर है tan x का प्लस x टू दी पावर x, यही है। तो जब भी चर राशि के ऊपर चर राशि का पावर लग जाए तो बिना लघुगणक के नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो इसे आपको कुछ मानना पड़ेगा, उसके बाद ही लगा सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि cos x पे पावर tan x, इसको मान लेते हैं y1, और पहले वाले को हम समीकरण 1 कह देते हैं, और जिसे माना इसको समीकरण नंबर 2, और दूसरे वाले खंड को मान लेते हैं y2, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 3। तो अब एक एक पार्ट को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 जो दूसरा है, कि दोनों पक्षों का लाग लेने पर या लघुगणक लेने पर। तो जब दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा इतना बनेगा। अब लघुगणक का नियम क्या है कि जो पावर है वो आगे हो जाता है, तो ये बनेगा tan x और इंटू log ऑफ cos x इक्वल log y1, ये इतना बन गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन, या फिर लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वो लिखना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ आप अवकलन करेंगे, तो अवकलन का नियम क्या है, जब दो लोगों का गुणा हो तो एक छोड़ के एक का करते हैं। तो सबसे पहले हम tan x को छोड़ देते हैं और d बाई डी एक्स लिखते हैं log ऑफ cos x के आगे, और एक बार log ऑफ cos x को छोड़ देते हैं और d बाई डी एक्स लिखते हैं tan x के आगे। ये यहाँ तक हो गया, और यहाँ अब आगे पहुँचेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log y1। जवाब में हो जाएगा tan x log cos x, इसका अवकलन होगा तो 1/cos x बनेगा, और cos x का रिटर्न डिफरेंशियल तो आएगा माइनस में sin x, और ये हो गया log ऑफ cos x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, और log y1 का जवाब आएगा 1/y1 dy1 बाई डी एक्स। इसको लिख सकते हो tan को sin बटे cos
और एक कास नीचे कास स्क्वायर, उसका उल्टा सेक स्क्वायर, और साइन का साइन में गुणा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, या फिर चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन बटे कास माने टेन, यहाँ टेन, टेन स्क्वायर एक्स, जो अच्छा लगे। हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर में बदल दिया। ये इतना बना dy1/dx। अब यहाँ पे y1 से गुणा करके सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा अंदर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस log एक्स, और y1 जो था वो था आपका cos x पे पावर 10x। ये हो गया dy1/dx। अब जो आपका अगला समीकरण था उसका हम करेंगे अवकलन। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग या लघुगणक लेने पर, तो हो जाएगा log x टू दी पावर x इक्वल log y2। तो जवाब में आएगा x log x इक्वल आएगा log y2, क्योंकि पावर आगे आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यहाँ भी दो लोगों का गुणा डायरेक्ट लगा देते हैं, एक छोड़ देंगे x, और log x का अवकलन 1/x, तो x बटे x हो जाएगा, यानी आएगा 1। या आप समझ लो, पहले x को छोड़ के log x का अवकलन 1/x, वो कट के 1 हो जाएगा। अगली बार में आपने log x को छोड़ के x का करना, तो x का 1 आएगा, यानी मिला जुला के हो गया log x, और log y2 का आएगा 1/2 log y, log y नहीं dy2/dx, या फिर dy2/dx, ये वैल्यू बनेगी y2 से गुणा होके 1 प्लस log x, और y2 का गुणा मतलब x टू दी पावर x। ये हो गया dy1/dx की वैल्यू, और ये है dy2/dx की वैल्यू। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, मतलब इतना प्लस इतना। तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं, सिंपल लिखेंगे, इसलिए dy/dx, ये जो कुछ आया उसको लिख दो, आया सेक स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ, यहाँ x नहीं रहेगा, देखिए छूट गया फिर से, ये log x नहीं रहेगा, log ऑफ cos x है, यहाँ भी log ऑफ cos x, यहाँ भी log ऑफ cos x, यहाँ भी log ऑफ cos x, और इंटू रहेगा यहाँ पे cos x पे पावर 10x प्लस 1 प्लस log x, और यहाँ पे रहेगा x टू दी पावर x। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब, लगा सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न 5वें का चौथा खंड, यदि फलन f(x) की वैल्यू दिया हुआ ax + 1 जहाँ x लेस आर इक्वल 3 है, और bx + 3 जहाँ x ग्रेटर 3 है, तो यहाँ पे लिखा x बराबर 3 पर सतत है, तो a और b का मान बताओ। 5वें का चौथा खंड, f(x) की वैल्यू दिया हुआ है ax + 1 जहाँ पे x लेस आर इक्वल 3 है, और bx + 3 जहाँ पे x ग्रेटर देन 3 है, और सवाल में लिखा x बराबर 3 पर सतत है। ये दिया है सतत, संतत, तो कंटिन्यू है x बराबर 3 पर। तो जब सतत हो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और f, ये जो वैल्यू दिया हुआ इसी में h कम कर देंगे, लिखेंगे 3 - h। तो जहाँ x है वहाँ 3 - h डाल दो।
अब यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कौन सा है, यहाँ लिखा है x बराबर 3 पर सतत है, तो 3 से छोटा वाला लेफ्ट हैंड होना चाहिए। यहाँ हमने 3 में थोड़ा कम कर दिया, तो ये 3 से कम है और ये 3 से बड़ा, तो ये है लेफ्ट हैंड की लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा a x की जगह पे 3 माइनस h प्लस 1 और नीचे लिमिट रहेगी h टेंड्स टू 0। अब सिंपल क्या करना है, h की जगह पे 0 लिख देना है। तो जब h की जगह पे 0 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3a प्लस 1 आएगा। जब आप h की जगह पर 0 लिखोगे तब आएगा 3a प्लस 1। ऐसे ही निकाल लो राइट हैंड की लिमिट। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे होगा 3 प्लस h, यानी जहाँ x है वहाँ पे 3 प्लस h डालेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और b कोष्ठक में 3 प्लस h, x की जगह पे करना है और बाहर 3 है। तो जब h की जगह पे 0 करोगे तो ये बनेगा 3b प्लस 3। अब जब लिमिट अगर यहाँ पे आपने निकाल लिया है लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की लिमिट, तो अब चूँकि सवाल में दिया था कि x बराबर 3 पर सतत है, मतलब ये बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे सतत होने के लिए लेफ्ट हैंड की लिमिट ये बराबर होनी चाहिए राइट हैंड की लिमिट के बराबर। लेफ्ट हैंड की लिमिट है 3a प्लस 1 और यहाँ पे आया 3b प्लस 1, 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, 3b प्लस 3 वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, 3b प्लस 3 तो एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 3a की वैल्यू हो जाएगी 3b प्लस 2, या 3 से भाग कर सकते हो तो a की वैल्यू बनेगी 3 से 3 कट के b प्लस 2/3। तो यहाँ से आपको एक संबंध मिल जाएगा, a की वैल्यू आएगी b प्लस 2/3। तो यहाँ सवाल में कहा था a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो वैसे अगर देखा जाए तो इन दो इक्वेशन की मदद से हम a और b का मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास a और b को लेके एक ही समीकरण बना है। तो मेरे ख्याल से ये a और b में संबंध होना चाहिए ये सवाल। अगर संबंध है तो ठीक है, लेकिन अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो फिर इतने से कंडीशन के लिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। a और b में इसकी वैल्यू तो नहीं आएगी, संबंध आएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ 5वें का 5वां खंड, फलन f(x) की वैल्यू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x माइनस 30, इसके लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान और ह्रासमान है, ये निकालना है। 5वें का 5वां खंड, f(x) की वैल्यू है 4x³ माइनस 6x² माइनस में 72x माइनस में 30, ये दिया हुआ है। इसमें वर्धमान और ह्रासमान निकालना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है f'(x), उसे निकाल के देखते हैं। तो f'(x) निकालेंगे तो इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो यहाँ पे आएगा 12x² माइनस में 12x माइनस में 72, इतना आएगा, और 30 तो ये क्या है कांस्टेंट नंबर, 0 हो जाएगा अवकलन। तो अगला लिखेंगे वर्धमान या ह्रासमान। वर्धमान के लिए f'(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और ह्रासमान के लिए f'(x) की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो अब इसका फैक्टर कर दो, या तो आपको जवाब क्या मिलेगा 12x² माइनस 12x माइनस 72, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ह्रासमान के लिए 12x² माइनस 12x माइनस 72, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो ह्रासमान शो करेगा, ग्रेटर देन 0 आएगी तो वर्धमान शो करेगा। तो अब इसमें पहले 12 से भाग कर देते हैं, तो आएगा x² माइनस x माइनस 72 ग्रेटर देन 0, ये वर्धमान के लिए है, दो पार्ट में लगा देते हैं। x² माइनस x 72 नहीं, यहाँ पे आएगा केवल 6, डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे जब फैक्टर करेंगे तो आएगा x-3 और x+2 > 0, x-3 x+2 <0। अगर इसका मान <0 हुआ तो ह्रास मान की तरफ शो करेगा, और अगर इसकी वैल्यू जोड़ के <0 हुई तो फिर वो वर्धमान की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अंतराल बने वो अंतराल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे हम अंतराल देते हैं। x की वैल्यू आएगी 3 और -2। तो हम ग्राफ लेते हैं अपना, तो -2 ये मान लो आपका है मूल बिंदु 0 0। यहाँ पे अगर हल करेंगे तो आएगा -2, 3 इधर आएगा। ये कोई भी हम ऐसे रैंडम पॉइंट मानते हैं। -2 3 इस साइड जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ, और इस साइड जाएगा माइनस में इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास जो इंटरवल हुए -∞ to -2 हुआ, और -2 से 3 हुआ, और 3 से इन्फिनिटी। ये 3 रेंज हैं यक्स के, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे 3 इंटरवल है। तो यहाँ पे जो कुल अंतराल बनेंगे वो कितने बनेंगे? यहाँ पे पहले लिख देते हैं अंतराल 1 में अंतराल कौन कौन सा है? -8 से -2, -2 से -3 और 3 से इन्फिनिटी। 3 अंतराल है यहाँ पे। और यहाँ पे निकालते हैं हम f' की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे -∞, जब हम x की जगह पे माइनस में इन्फिनिटी शो करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस आएगा। तो सभी माइनस का गुणा होते जाएगा और आएगा प्लस में, जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये जो दिख रहा है, ये वाली वैल्यू आपकी दिखाएगी वर्धमान। आप एक बार फिर से देख लो, x की जगह पे -∞ रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस, माइनस का गुणा प्लस, जो कि 0 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ये वाला जो होगा आपका, जो कि ये आएगा पॉजिटिव f', या फिर लिख देते हैं कि यहाँ पे जो f' है इस इंटरवल के लिए <0 है, और अगर चिन्ह की बात करें तो प्लस में आएगा। और मतलब ये हुआ कि ये दिखा रहा है वर्धमान, जिसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। और दूसरा इंटरवल लेते हैं, जब ये चाहे जिसमें आप रख के देखो, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, बस ये ध्यान रखना कि मान अगर 0 से छोटा ह्रास मान की तरफ जाएगा, 0 से बड़ा तो वृद्धिमान की तरफ। तो अब की बार हम x की वैल्यू लेते हैं -2, ये वाला। हमने तो अभी केवल -∞ चेक किया है, -2 रख के भी देखना पड़ेगा आपको। जब हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस में 5, और उसके बाद यहाँ पे -2 + 2, ये तो हो जाएगा गायब। अब यहाँ पे जो -2 बचा हुआ है, यानी -2 से पहले की बात अगर हम करें तब तो वर्धमान आएगा। एकदम से -2 पे पहुँच गए तो वर्धमान नहीं आएगा। तो अब ये वाला -2 के आगे हम और 3 तक जाएंगे, यहाँ देखेंगे तो 2 से आगे और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो। जैसे -2 से आगे -1 होता है, यहाँ पे जैसे हमने -1 ले लिया, कोई सा भी नंबर, यहाँ पे जैसे हमने लिया -1, तो ये हो जाएगा माइनस में 4, और -1 लिया तो 2 में से 1 जाएगा 1। तो अब चूंकि निगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब 0 से छोटा हुआ। तो जब हम ये लेंगे -2 से 3 के बीच में कोई सा भी, तो यहाँ से f' <0 आएगा और चिन्ह माइनस में आएगा, तो ये दिखाएगा ह्रास मान। उसके बाद 3 to 8 बारी आती है, तो 3 के आगे का कोई भी नंबर, जैसे 4 5 6 7 कोई भी, जैसे हमने मान लो यहाँ 4 ले लिया, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 4 2 6, तो पॉजिटिव नंबर आए फिर से, यानी इस बार फिर से f' ये ग्रेटर हो गया 0, चिन्ह प्लस में आया, यानी वर्धमान। तो सवाल में पूछा था अंतराल बताओ जिसमें वर्धमान है, तो लिखेंगे -∞ to -2 और 3 to इन्फिनिटी, ये 2 अंतराल हैं वर्धमान के लिए, और -2 से 3 ये वाला जो अंतराल है ये है ह्रास मान के लिए। तो ये हुआ इस प्रश्न का जवाब।
आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।